वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। मैं आपका प्यारा दोस्त अजय सर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 2 आपका मैकेनिक्स एंड वेव ऑसिलेशन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका लेक्चर 2 है वो लेक्चर 2 क्या होगा, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो आपका सेकेंड लेक्चर होने वाला है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होने वाला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो पहला का है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑलरेडी हम लोग बीएससी से पहले हम लोग क्लास 12th में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बच्चा आता है मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो इंग्लिश वाले मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है समझना, क्योंकि सारा चीज़ इंग्लिश में होता है। पर जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा चीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो अब अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन का पहला नियम ऑलरेडी हम लोग पढ़े रहते हैं 12th लेवल के क्लासेस में। तो उसमें बोलता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक बाहर से कोई उस पर बारहा बल ना लगाया जाए। लेकिन इसी चीज़ों को हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं तो काफ़ी जो बच्चे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे लिखते जाओगे तो आप सीख जाओगे। तो आइए बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। बोलता है कि when a body will be in rest, it always be in rest, always be in rest. When a body will be in motion, when a body will be motion, it always be in motion, always be in motion until any external force applied on it। क्या कहता है कि when a body will be in rest it always be rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। when a body will be motion it always be in motion। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही होगी तो हमेशा वो मोशन ही करती रहेगी। until any external force applied in it। अगर देखो कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो अगर हम उसको पीछे से खींचने लगेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉडी अगर भाग रहा है और उसको रस्सी से पकड़ के आप खींच दो तो रुक जाएगी। अगर कोई बंदा रेस्ट में है तो उसको धक्का मार दो तो वो मोशन में आ जाएगा। तो वही कहने का मतलब न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो हमेशा मोशन ही करती रहेगी, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, वही चीज़ लिखा है कि व्हेन अ बॉडी विल बी इन रेस्ट इट ऑलवेज बी इन रेस्ट, व्हेन अ बॉडी विल बी इन मोशन इट ऑलवेज बी इन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। उसके सेकेंड लॉ आपका होने वाला है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of
मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कह रहा न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो कैसे करेंगे इसको। मतलब हमारे पास है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। अब हम जानते हैं कि P बराबर होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे पुट कर दो तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाई dt। P की जगह रख दो m इंटू v। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये dv अपान में क्या हो जाएगा dt। और हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है dv अपान में dt। यहाँ से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा m इंटू a, या F बराबर लिख सकते हो k m a। यहाँ पर k की वैल्यू क्या कर लो आप, k की वैल्यू 1 रख लो तो F इक्वल टू आ जाएगा क्या m इंटू a, जहाँ पे आपको मिलता है F बराबर m a। तो यही से मिलता है आपका F बराबर m a। इस तरह से पता भी चल जाता है कि F की वैल्यू जो होती है m इंटू a होती है। फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। P की वैल्यू होती है m इंटू v। P की जगह m इंटू v रख दो, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dv अपान में dt हो जाएगा। और a की वैल्यू होती है dv अपान में dt। तो F इस जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक वैल्यू k आ जाएगी, m इंटू k की वैल्यू 1 रख लोगे तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका m में आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन विल इक्वल टू हर अपोजिट रिएक्शन। जो आपका एवरी एक्शन होता है वो इक्वल होता है उसके अपोजिट रिएक्शन। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे एक दीवार ले लीजिए, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे मान लो कोई इंसान है और इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये दीवार पे जब फोर्स अप्लाइड करता है तो दीवार भी इस पे ऊपर एक फोर्स अप्लाइड करती है जिसकी वजह से दीवार गिरता नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब इस 1 के कारण मान लो ये 1 ऑब्जेक्ट है और ये 2 ऑब्जेक्ट है, तो इसके कारण इस पर फोर्स, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू इसके कारण फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लेकिन एक चीज़ है, ये निगेटिव साइन होता है ऐसे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उल्टा फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स ये लगा रहा है उसकी विपरीत दिशा में वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब इसको ऐसे लिखते हैं मॉड के फॉर्म में तो F12 इज इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग क्या है F21। तो हो गया आपका न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन विल इक्वल टू हर अपोजिट रिएक्शन। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन में डिफरेंट हो गए पर मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए इसकी वजह से दीवार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना वो फोर्स अप्लाइड करता है उतना वो भी फोर्स अप्लाइड करता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होता है अलग, ये इधर से फोर्स लगाता है और वो उधर से फोर्स लगाता है। ठीक है, थैंक यू।